Hello everyone, welcome to join my English class. Guys, English literature presents important literary devices, definition and examples led by Anshul sir. Guys, here presents the first literary device, figures of speech and poetic device name anaphora. The very first we would come to know about what is the definition and what is the mean of anaphora. Here is written deliberate repetition of the first part of a sentence for artistic effect is called anaphora. And here we are very clear that what is the complete definition of anaphora. Anaphora is type of a figures of speech in which the repetition of a word or phrase at the beginning of the clause. अब सबसे पहले जानेंगे कि एनाफोरा पोएम्स के जो स्टेंजाज होते हैं उनमें सबसे पहले हम फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइस है उसको सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि इसमें एनाफोरा यूज किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। Here is given a set of examples like stanzas from a poem. तो here is given this कि यहां पर दिया गया है and तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रम से यहां पर 1 by 1 स्टेंजा की सभी लाइन में एंड दिया गया है। तो जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं ये, तो यही आपका एनाफोरा होता है। इसका मतलब होता है कि दो क्रम से आने वाली जो लाइंस होती हैं उनकी स्टार्टिंग वर्ड्स अगर सेम होते हैं तो वहाँ पर हम एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन लाइंस में आप देख रहे होंगे एंड, तो यहाँ पर क्या है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपने क्लास 10th में एक पोएम पढ़ी होगी जिसका नाम था अमांडा। तो अमांडा में भी आप सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं यहाँ पर किससे स्टार्ट हैं, डू नॉट से लिखा, डोंट बाइट, डोंट हंच। तो यहाँ पर भी डोंट से जो लाइंस स्टार्ट हैं तो इस स्टेंजा को भी हम किससे ऐड कर देंगे, एनाफोरा से। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस। अब गाइस चलते हैं सेकेंड डिवाइस की तरफ जिसका नाम है सिमली। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, सिमली। गाइस ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को आप कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। तो ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक, एज या आपको दो चीज़ों के कंपैरिजन के बीच में सो लाइक एज अगर मिल जाता है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल लिखा है रे लेविस इज एज मीन एज अ बियर। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से जो एज लिखा है यहाँ पर आपकी लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज हो रही है, सिमिली। अब एक यहाँ पर नॉन एग्जाम्पल दिया गया है कि जब लाइक एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो यहाँ पर कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस में आपकी जो सिमिली है वो यूज नहीं हो रही है। अब इसके बाद चलते हैं सिमलीज के कुछ एग्जांपल्स की तरफ कि आप हाउ डू यू मेक डिफरेंट फ्रॉम दीज स्टेंजास एज फ्रॉम द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ सिमली। तो अब सबसे पहले देखते हैं सिमली के लिए इनकी डिवाइसेस को कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर देखते हैं लाइक, एज, लाइक, एज। तो these are the words as the significance of simile। तो गाइज ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो सिमिली के नाम से जाने जाएंगे। अब चलते हैं मेटाफर की तरफ। तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मेटाफर, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेटाफर लेड बाय अंशुल सर। तो गाइज हेयर इज गिवन सम स्टेंजास लाइक ऑन द बिहाफ ऑफ मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर हो रही है और वहां पर सो लाइक एज जो सिमिलीज हैं वो यूज़ नहीं हो रहे।
जैसे हम इस सेंटेंस को एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज अ शाइनिंग स्टार, मीन्स वह एक शाइनिंग स्टार है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज लाइक अ शाइनिंग स्टार, या ही इज अ स्टार लाइक शाइनिंग। तो यहाँ पर लाइक और सो एज का यूज ना करते हुए अपने सेंटेंस को अगर हम कंप्लीट अर्थ दे पाते हैं तो इसको हम मेटाफर में यूज करते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल को ही ले लेते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। तो स्नो की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है? ब्लैंकेट से। और यहाँ पर जो कंपैरिजन वर्ड है वो क्या है? वाइट। कौन सा वर्ड है? वाइट। तो यहाँ पर भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारी डिवाइस है वो मेटाफर के रूप में यूज हो रही है। तो सीधा सा मतलब है कि अपने वाक्य में दो चीज़ों के बीच में जब तुलना हो रही हो और वहाँ पर तुलनात्मक जो वर्ड्स, कंपैरिजन जो वर्ड्स होते हैं, सो लाइक एज, उनका प्रयोग न किया जाए। लेट्स ज्वाइन द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन दैट मीन्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो चलते पर्सोनिफिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में कंफर्म करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन? A figure of speech that gives the qualities of a person to an animal, an object or an idea. Example, the wind wailed all night long. तो यहाँ पे जो विंड है वो पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही। तो यहाँ पर क्या है? विंड की तुलना पूरी रात के चिल्लाने से की गई है। तो विंड कांट एल, तो हवा चीख नहीं सकती। चीख कौन सकता है? केवल एक लिविंग पर्सन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। जस्टिस इज ब्लाइंड। गाइस आप क्या समझ सकते हैं? जस्टिस क्या होता है? जस्टिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ब्लाइंड क्या होता है? ब्लाइंड इज अ पर्सन। तो यहाँ पर क्या होता है? एक कोई भी पर्सन इंडिकेशन होता है, वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। मनी इज द ओनली फ्रेंड। तो यहाँ पर आप फ्रेंड को देख सकते हैं जो मनी से कंपेयर हो रहा है। द कैक्टस सैल्यूटेड एनी विजिटर, यहाँ पर भी देख सकते हैं। आर्गूमेंट इट पोज टू हर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हियर, सुनने वाला कोई व्यक्ति होता है, वर्ड नहीं सुन सकता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर एक जो क्वालिटी होती है वो लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर की जाती है। नेक्स्ट, What is onomatopoeia? तो ये कौन सा अलंकार होता है? It suggests any kind of sound. तो an onomatopoeia is a word that inanimates, suggests the source of sound that it makes. चलते हैं onomatopoeia की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार की साउंड्स दी गई हैं। तो उन साउंड्स के माध्यम से जान सकते हैं कि कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग साउंड होता है जो कहीं से भी क्रिएट होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन होता है, इस प्रकार की कोई भी साउंड अगर आती है तो उसके फिगर्स ऑफ स्पीच को हम ओनोमेटोपोइया के नाम से जानते हैं। दीज आर सम स्टेंजास, दीज आर सम क्लॉजेस, सम सेंटेंसेस। तो आपको जो दिए गए हैं, सबसे पहले देखते कुछ वर्ड्स। गस, हूट, हॉल, चैटर, क्रंच, बीप। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो ओनोमेटोपोइया की तरफ आपको इंगित करते हैं। अब चलते हैं अपने कुछ सेंटेंसेस की तरफ। द फ्लड वाटर गस्ट थ्रू द टाउन, द आउल हूटेड इन द ट्री, एट नाइट द विंड वाज होलिंग, चैटर्ड, पॉप, क्रंच्ड, बीप्ड। These type of some words that indicates the onomatopoeia is the figures of speech is used here. So guys, these are some poetic devices, very important poetic devices that is used in the poem after a great explanation of any kind of stanzas. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस भी देखने को मिलते हैं। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।